मैं अनीता कटारा राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में भूगोल की सहायक आचार्य हूँ। अ, इस क्लास में हम बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के टॉपिक मिट्टियों या मृदाओं मिट्टियाँ या मृदाएं या सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि और आपको भी पता है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपरी भाग पर वनस्पति उगती है। उसी भाग को हम मृदा कहते हैं। और सब जानते हैं हम लोग कि मृदा जो है मानव के लिए बहुत ज़्यादा एक मूलभूत संसाधन है। इसका उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं और अन्य कई प्रकार की आवश्यकताओं के लिए करते हैं। ये जीवन का अपना आधार है और आपने सभ्यता के विकास के लिए भी एक बहुत अधिक आवश्यक तत्व है। अब ये है कि जो मृदा जो है वो कैसे बनती है। जब मूल चट्टानें होती हैं उनमें परिवर्तन हो जाते हैं तो इस प्रकार की मृदाएं बन जाती हैं। और और ये जो मृदाएं हैं उनके ऊपर जलवायु, उच्चावच और उसके जो भौतिक और जैविक कारक हैं उनका प्रभाव पड़ता है। और मृदा का जो गठन है, संरचना है, रंग है, गहराई है, उसमें पानी कितना प्रवेश कर पाता है या नहीं, उसकी आर्द्रता कितनी है, रासायनिक स्वरूप क्या है, उसके आधार पर उस मिट्टी का जो है मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित करते हैं हम लोग। गठन यानी कि हमने बात की टेक्सचर की, यानी कि मिट्टी का टेक्सचर कैसा है। अब हम बात करेंगे कि जो मिट्टी है वो विश्व में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इनको 3 भागों में, आप सामने देखिए टेबल में आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हमें इन्हें 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कटिबंधीय या जोनल, दूसरी है कटिबंधात्रिक यानी कि इंट्राजोनल, और तीसरी है अपार्श्विक अजोनल। तो ये 3 आपने देखिए इसके पार्ट। सबसे पहले हम ये 3 पार्ट करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले कटिबंधीय मिट्टियों को लेते हैं। अब ये जो कटिबंधीय मिट्टियाँ उन मृदाओं को कहते हैं जो कि, या एक तरह से मैं दोबारा बोल देती हूँ आपको कि कटिबंधीय मिट्टियाँ या मृदा उस मिट्टी को कहते हैं जिस पर जलवायु और वनस्पति का खूब लंबे समय से प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए उस पर वो जलवायु और वनस्पति से बड़े लंबे समय से प्रभावित हो रही है और उसी की वजह से पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, यानी कि उसमें पूरी प्रोफाइल्स दिखाई देती हैं। और ये जो मिट्टियाँ हैं ये जलवायु और वनस्पति प्रदेशों के अनुसार विश्व में पाई जाती हैं। मतलब यानी कि जैसे इनका जो वितरण है, कहाँ किस प्रकार की जलवायु और वहाँ जैसे उस जगह पर एक कटिबंधीय मृदा पाई जाती है और एक विशेष प्रकार की जो वनस्पति होती है वहाँ पर ये कटिबंधीय मृदा पाई जाती है। जो कटिबंधीय मृदा होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली पैडोकल, दूसरी है पेडाल्फर और तीसरी है टुंड्रा। तो हम सबसे पहले ये जो कटिबंधीय मृदा है इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो पैडोकल जो मृदा होती है उसका ये नाम क्यों है। अब जो पैडोकल शब्द है वो बना हुआ है इंग्लिश के PED+CAL से। अब चूंकि इसका मतलब ये हुआ कि इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसको पैडोकल कहते हैं। और ये जैसे शुष्क, अर्धशुष्क और उपाद्र जलवायु में पाई जाती है। और इस प्रक्रिया में वे अम्ल रहित होती है, यानी इसमें अम्लीय नहीं होती है। वनस्पति के आधार पर इसको हम फिर से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए नीचे सबसे पहले इसको हम चरनोजम कहते हैं या काली मृदा कहते हैं। दूसरे नंबर पर है स्टेपी या गहरी भूरी मृदा, और तीसरे नंबर पर भूरी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। हालांकि इसका एक पार्ट और भूरी मृदा भी बांटा गया है जिसकी हम बाद में बात कर लेंगे। तो एक तरह से जो ये तीनों जो मृदाएं हैं ये छोटी घासों वाली प्रदेशों की मृदाएं होती हैं, मतलब यहाँ पर छोटी घास पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम चरनोजम मृदा को लेते हैं। ये जो मृदा होती है या ये जो मिट्टी होती है ये छोटी घास के मैदानों
मतलब जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में छोटी घासें उगती है और उन्हें हम प्रेरी घास कहते हैं और वहाँ पर पाई जाती है। इसे कुलीन मृदा भी कहते हैं। ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उर्वर या उपजाऊ होती है और क्योंकि ये क्या है कि जो घास की जो जड़ें होती हैं उनसे बनी हुई होती है और उसमें इसमें ह्यूमस या फिर जैसे कहते हैं कि जो उपजाऊपन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जितने भी पौधे हैं उनके जो भोज्य खनिजों से भरपूर होती है, यानी कि ये वाली मृदा जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है और उसमें खनिज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये और साथ में ये क्षारीय होती हैं। इस मिट्टी के अंदर चूना जब इकट्ठा हो जाता है तो एक गहरी तह बन जाती है और आर्थिक दृष्टि से इस मिट्टी की बहुत अधिक विशेषता है क्योंकि और इसी वजह से सर्वश्रेष्ठ मृदा होती है। ये वाली जो मिट्टी होती है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रेरी मृदा प्रदेश है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसको ये जो मृदा है कि प्रेरी घासों के क्षेत्र में पाई जाती है, तो उस क्षेत्र में ये इसका कम से कम नहीं तो दक्षिण पश्चिम में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर 300 किलोमीटर चौड़ी पेटी में फैली हुई है। और पूर्व में सोवियत संघ में प्रेरी प्रदेश के दक्षिण में 600 किलोमीटर लंबी और 300 से 500 किलोमीटर चौड़ी पेटी में फैली हुई है और उत्तरी अर्जेंटीना और मध्य पश्चिमी भारत में पाई जाती है। यानी कि ये एक तरह से, अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये वाली मिट्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में और सोवियत संघ के दक्षिण में और उत्तरी अर्जेंटीना में और मध्य पश्चिमी भारत में मिलती है। तो ये तो हमने चरनोज़म की बात की है। दूसरी जो मिट्टी है वो है स्टेपी या गहरी भूरी मृदा। अब वापस से मैंने दूसरे तरह की घास का नाम लिया है, स्टेपी। आप इन प्रेरी घासों या स्टेपी घासों के बारे में काफ़ी पढ़ते होंगे। तो ये जो मृदा है शुष्क प्रदेशों की मृदा है। ये यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति के रूप में स्टेपी या छोटी घास पाई जाती है। इनका रंग काजू जैसा होता है, इसलिए इसे चेस्टनट मृदा भी कहते हैं। इसमें भी ह्यूमस की मात्रा चरनोज़म मिट्टी की तरह अधिक होती है और ए और बे स्तर की गहराई तक सीमित होती है। मतलब इसमें जो प्रोफाइल है वो ए और बे स्तर की विकसित होती है और जो चरनोज़म और मरुस्थलीय मृदा के बीच में ये मिट्टी पाई जाती है। मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व सोवियत रूस, सूडान, मध्य भारत में ये मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद हम लेते हैं, देखिए सामने को तालिका में दिखाई दे रहा है भूरी मरुस्थलीय मृदा। ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा, हमारी जो शुष्कता है वो बढ़ती जा रही है। पहली मिट्टी जो थी वो उसमें थोड़ी कम शुष्कता थी, उससे नीचे वाली जो मिट्टी थी उसमें वो थोड़ी अधिक शुष्क थी और ये मिट्टी तो बहुत अधिक शुष्क होती है या शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है और इसकी गहराई बहुत कम होती है। ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है और चूना जो है इसका वो 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे जमा रहता है। इसमें प्रोफाइल पूरी तरह से विकसित नहीं होती, यानी कि जो स्तरों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। और ये वाली जो मृदा है बाकी ऊपर की दोनों मृदाओं से निम्न कोटि की, या देखा जाए तो पार्डिकल मिट्टियों में सबसे ज़्यादा निम्न कोटि की मृदा होती है। अब हमने एक जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये चौथी भूरी मृदा है, ये सिंचित मरुस्थलों की मृदा है। यानी कि ऊपर तो जो पूरे मरुस्थल में पाई जाती है वो मिट्टी, और ये जिन मरुस्थलों में सिंचाई की व्यवस्था होती है यहाँ पर छोटी घासें भी पाई जाती हैं इसी कारण से, और कुछ गहराई में जाने पर कैल्शियम कार्बोनेट की तह मिलती है। ये वाली मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत अधिक होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा वैसे कम होती है क्योंकि इस प्रदेश में वनस्पतियों का अभाव होता है, और क्योंकि मैंने बात की है कि ये सिंचित मरुस्थल होते हैं। चेस्टनट मिट्टी प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी जैव पदार्थों की कमी के फलस्वरूप भूरी मृदा प्रदेश का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब हम जो ऊपर मिट्टी की बात कर रहे थे
चेस्टनट मृदा या चेस्टनट मिट्टी, उसके चेस्टनट मिट्टी आपको ध्यान होगा मैंने सेकंड नंबर की स्टेपी या गहरी भूरी मृदा का नाम बताया था। तो उसके पश्चिम और दक्षिण में जैव पदार्थों की कमी होती है और इसीलिए ये इनकी कम उपजाऊ होती है और भूरी मृदा मिट्टी का भूरी मृदा बन जाती है। इसका जो विस्तार है संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य साइबेरिया, मध्य अर्जेंटीना, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में और उत्तरी भारत में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पेडाल्फर मिट्टियों की। ये जो पेडाल्फर मिट्टियाँ होती हैं इनका जो नाम है वो इंग्लिश में इसे या अंग्रेज़ी में PED+AL+FER से बना हुआ है। अब इस नाम के आधार पर आप देख लीजिए, इसमें क्योंकि एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए इसे पेडाल्फर कहते हैं। और ये जो है आर्द्र और अधिक नमी वाले प्रदेशों की मिट्टी है, जबकि हमने देखा कि जो इससे पहले जो पेडोकाल मिट्टी थी वो शुष्क, अर्धशुष्क और उपाद्र जलवायु की मिट्टी थी, जबकि ये थोड़ी अधिक नमी वाले प्रदेशों की मिट्टी है। अब पॉटजोलाइजेशन की प्रक्रिया से बनी हुई इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम, मैंने पहले भी बात कही है आपको कि, लेकिन मैं अभी ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें क्योंकि चूँकि पॉटजोलाइजेशन की क्रिया होती है इसलिए इसमें लोहे और एल्यूमिनियम खनिज की अधिकता होती है और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। और जो जैव पदार्थ और खनिज पदार्थों की मात्रा के आधार पर इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो लंबी घास वाले प्रदेशों की मृदाएं और वन प्रदेशों की मृदाएं। तो अब जैसे आप देखिए कि इसमें से हमने जैसे जो लंबी घास वाली प्रदेशों की जो मृदाएं हैं उसमें पहली जो मृदा है वो है पॉटजोलिक और लटरजोलिक। सॉरी, इसमें देखिए आप सामने जो दिखाई दे रहा है इसमें सेकंड नंबर पे पॉटजोलिक मिट्टी दी गई है, तो अपन पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो मिट्टी है ये आर्द्र स्थानों की मिट्टी है, वहाँ यहाँ पर लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं और उर्वरता की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये मध्यम कोटि की होती है, यानी कि पेडोकल से इनकी उर्वरता कम होती है। और इस जलवायु में पेडोकल में भी चरणोजम की से भी जो उसकी जो उर्वरता होती है उससे कम उर्वरता होती है और इस जलवायु में पॉटजोल और लेटराइट की जो निर्माण की प्रक्रियाएं चलती रहती है। लेकिन जैव पदार्थों की उपस्थिति के कारण इसका रूप रंग और पोषक तत्व जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं। ये मिट्टी जो है दक्षिणी ब्राज़ील पठार, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में, प्रायद्वीपीय भागों में, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके उत्तरी पूर्वी भाग में और दक्षिणी जापान में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं सामने जो प्रेरी मृदा दिखाई दे रही है, तो ये जो प्रेरी मृदा है ये भी उर्वरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। इसमें जैव पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक तरफ तो इसमें जो आर्द्र और वनाच्छादित प्रदेश होते हैं, मतलब यानी कि बहुत ह्यूमिडिटी होती है और वहाँ पे वन विकसित हो जाते हैं इस नमी के कारण। दूसरी ओर जो शुष्क छोटी घास वाले प्रदेश होते हैं उनके मध्य में ये विकसित होती है। जैव पदार्थ की अधिकता के कारण इनका रंग काला अथवा भूरा होता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में मिनेसोटा से लेकर के दक्षिणी टेक्सास, सोवियत रूस के दक्षिणी भाग में, अर्जेंटीना में, यूरोप में और दक्षिणी पैराग्वे में मिलती है। इसके बाद आप सामने देखिए, हम बात कर रहे हैं
उपोष्ण कटिबंधीय लाल और पीली, या और साथ में, या फिर आप देखिए इसको हमने नाम दिया है उष्ण कटिबंधीय लाल मृदाएं। तो ये मृदा भी उपजाऊ होती है। और घासें जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस ला देती है। इसमें वनस्पति और वर्षा के अनुसार बहुत ज़्यादा भिन्नता मिलती है, जो इनके रंग से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए चूँकि इसमें ये दोनों जो मृदाएं होती हैं, वनस्पति और वर्षा के कारण उनका रंग अलग अलग होता है। इन दोनों को इसलिए मैंने एक साथ ले लिया है। इसमें पीली लाल रंग की जो पीला या लाल रंग होता है उसमें वो खनिज लोहे की कमी और अधिकता को बतलाता है। ये मिट्टियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्वी भारत में मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप देखिए इस ऊपर हमने जो पेडाल्फर मिट्टियों को देखा है। तो जो पेडाल्फर मिट्टियाँ होती हैं, एक तरह से उन पेडाल्फर मिट्टियों को हमने पहले तो लंबी घासों वाली प्रदेशों की जो मृदाएं उसमें बांटा था, और दूसरा जो है वो वन प्रदेशीय मृदाओं में बांटा है। और इन मृदाओं को हमने ये सामने टेबल में थोड़ा सा ये मिक्स हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो पॉडज़ोलिक और लेटराइट मृदा होती हैं वो वही मृदाएं वन प्रदेशों में बांटी हुई हैं, इसलिए उनको दोबारा लिखा नहीं गया है। तो जो वन प्रदेशों की जो पॉडज़ोल मिट्टी होती है, जबकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो पॉडज़ोल मिट्टी है वो लंबी घास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदा बहुत कौनधारी वनों में जो ये मृदा है जहाँ पर कौनधारी वन पाए जाते हैं वहाँ पाई जाती है। और पॉडज़ोलाइजेशन प्रक्रिया से विकसित होने के कारण इसमें जैव पदार्थ, कैल्शियम जैसे खनिजों का अभाव रहता है, और इस प्रकार की मृदा की गहराई भी बहुत कम होती है। ए स्तर 30 सेंटीमीटर से भी कम गहरा होता है। इसमें कुछ जैव पदार्थ सतह से नीचे केवल 5 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। इसके नीचे बड़े आकार के कण मिलते हैं, और बह की गहराई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है। मृदा ये वाली जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ होती है, और ये अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया और सोवियत रूस के अधिकांश उत्तरी भाग में विशेष रूप से पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम पेडाल्फर मिट्टियों की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सेकंड है वो है पॉडज़ोलिक मृदा। ये जो मिट्टी होती है ये इस पॉडज़ोल जो मिट्टियाँ जहाँ पाई जाती हैं उनके दक्षिण में पाई जाती है। यहाँ भी वैसे पॉडज़ोलाइजेशन की प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन चूँकि कम ठंडक होती है इसलिए यहाँ पे जीवाणु अधिक संख्या में होते हैं और उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। और मिश्रित वनों की चौड़ी पत्तियों से इन मिट्टियों को बहुत ज़्यादा जीवांश मिलता है। इस मिट्टी में गहराई बहुत ज़्यादा होती है। ए और ब स्तरों की मोटाई भी अधिक होती है। इसका रंग भूरा या कत्थई होता है, और ये मिट्टी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य यूरोप के पश्चिमी भाग में, उत्तरी चीन में, कोरिया में और मध्य जापान में मिलती है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं लेटराइट मृदा की। जो उष्ण और आर्द्र भाग होते हैं उनके विशेषतः भूमध्य रेखीय वन में ये मृदा पाई जाती है। यह यहाँ पर क्या होता है, लेटराइजेशन की प्रोसेस काम करता है। इस मृदा की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, और जो ए स्तर की गहराई लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन अप्रक्षालन और अपवहन के कारण ए स्तर में जैव पदार्थ और महत्वपूर्ण खनिजों की कमी हो जाती है, यानी कि जो सारा जो पदार्थ है वो बह जाता है, यानी उसका अपरदन हो जाता है। इससे ये मृदा भी अनुपजाऊ होती है। लोह तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, और ये मिट्टी दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।